नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान पाकिस्तानी सहाफ़त की कोई बहुत हरदिल अज़ीज़ शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कहना कि ख़ास मुतनाज़ और कंट्रोवर्शियल उनको समझा जाता है। उनका जो तरीका है काम करने का, उस पर बहुत से लोग उनसे नाला भी हैं। लेकिन आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के एक इंतहाई मरकज़ी सेक्टर G6 से जिस तरह चंद नामालूम अफराद ने, जिनमें से काले रंग के यूनिफॉर्म भी लोगों ने पहन रखे थे, जिस तरह से बाज़ स्टेट के इदारे पहनते हैं, जिस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया, अगवा किया गया, ये सूरत हाल ऐसी है जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़त बल्कि पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। अगर आप ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो आपको तमाम प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जो सोच रखते हैं, जो ओपिनियन रखते हैं, उनका रद्द-ए-अमल, उनका एहतजाज, उनकी तशवीश जो है वो आपको सामने नज़र आती है। ये मालूम नहीं है कि मतीउल्लाह जान जो बहुत इसमें एक अहम एंगल ये भी है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुमकिना कंटेम्प्ट केस में कल तलब कर रखा था, जिसमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मजाज भी खासा बरहम है। उससे एक दिन पहले उन्हें नामालूम अफराद का उठा लेना, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे पाकिस्तान में हर तरह के मुश्किल सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन अब से 2 घंटे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने इसकी जो वजाहत दी है वो भी खासी तशवीशनाक है। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब की ये जो बयान है, उनका जो स्टेटमेंट है, ये इसलिए बहुत तशवीशनाक है कि सहाफ़ी हो या बिजनेसमैन हो या कोई सियासतदान हो या एक आम शहरी हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, उसे अगर इस्लामाबाद के दारुल खलाफे कैपिटल सिटी से, जिसे पाकिस्तान का महफूज तरीन इलाका समझा जाता है, वहाँ इस तरह दंधाड़े उठा लिया जाए तो रियासत महज उसकी को हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन दे के अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। रियासत तो ज़िम्मेदार है एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की। हम तवक्को ये करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत 24 घंटे के अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाएगी इस सूरत हाल की, और हमें इसे मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, जहाँ पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एक दिन पहले का, जिसमें 87 पेज की जजमेंट सामने आई है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेल केस में, उस पर PMLN और PPP दोनों ही कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि रियासती इदारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं, हरासा करते हैं, और नैब और हुकूमत को मिलकर ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। ये और बात है कि जिस फैसले की तरफ शाहिद खाकान अब्बासी रेफ़र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी फैसले में ये भी लिखा है कि इस फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस केस के हतमी जो नेचर है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती हैं, और इनकी नेचर अबूरी है, इंटरम नेचर के ये कमेंट है, ये रिलीफ भी इंटरम नेचर की है। बहरहाल 87 पेज का डिसीजन बेल का है, उस पर भी बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हें तशवीश है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, वकील हैं पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, जो इस पे बहुत से लोगों को तशवीश है वो ये है कि जब एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बेल दी थी, तो उसमें एक 41 पेज का उन्होंने डिसीजन लिखा था। उसके खिलाफ जब नैब ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो साकिब निसार साहब ने बड़े सख्त उस पर जो है उसको सस्पेंड भी किया था उस वक्त डिसीजन को, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चाराकार नहीं है, और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है उसे अपना जो बेल का डिसीजन है उसको स्पेसिफिक कंडीशनलिटीज़ में मुख्तसर लिखना चाहिए था। गालिबन कानून का ये प्रेसिडेंट है, और ये फाइनल जब जजमेंट आई तो आसिफ सईद खोसा साहब ने भी यही लिखा कि बेल के अंदर आप ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते बेल के डिसीजन में जो कि केस के मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर, जो एक अंडर ट्रायल केस है, उस पर असरअंदाज हो। ये जो 87 पेज का डिसीजन आया है, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी उसकी रूह की, यानी जस्टिस साकिब निसार साहब के फैसले की, आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले की, डिसीजंस की जो रूह है, जो स्पिरिट है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी भी थोड़ी सी यानी उसकी मनफी करता है उसको। डॉक्टर साहब, इस फैसले को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 या 3 पहलू हैं। एक पहलू है नैब की परफॉर्मेंस का। तो नैब की हद तक जहां पे हमने अक्सर ये सुना होता है कि अनदर फेदर इन द कैप, तो इस फैसले से ऐसे हुआ है कि अनदर स्लैप ऑन द फेस ऑफ नैब हमें नजर आया। अब जहां तक रहेगी कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जमानत की दरख्वास्त जब लगती है तो क्या उसमें केस का जो एविडेंस है
उसको इस तरीके से थ्रेशिंग की जा सकती है? क्या उसको इतनी डिटेल में और माइन्यूटली आप डिस्कस कर सकते हैं? क्या आप केस में ये कह सकते हैं कि जी ये केस बना ही, इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं कि जो वाज़ेह नहीं है? तो ये वो चीजें हैं कि जो मैंने अपने 30 साल जिंदगी में शायद 87 सफ़ों का बेल का ऑर्डर नहीं देखा। अच्छा। और ये जी, और नंबर 2 ये है कि बेल के ऑर्डर में क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे? क्या इस मुल्क में जब 47 साल गुजर गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई गई? क्या ये लिखना इसमें जरूरी था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर ग्रैब करने के लिए इस मुल्क में बहुत सी चीजों को रोंदा जा रहा है? तो ये गालिबन बेल की पिटीशंस में इस किस्म की चीजों को अपने टाइम मैं समझता हूँ अवॉइड करना चाहिए। और फिर अगर आप पूरा केस डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स पे, तो उसमें ऑल्दो नीचे एक लाइन लिख दी जाती है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा ये ऑब्जर्वेशन, बट सर्टेनली इट अफेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने इस केस को लिख दिया है कि ये एक प्राइम और एक बेसिक एग्जाम्पल है कि जिसमें किस तरीके से मैनिपुलेशन हुई है, किस तरीके से एक नैब ने अपनी इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए हैं। जब ये चीजें वो आ गई हैं रिकॉर्ड पे, तो ये ऑब्वियसली उसके मेरिट्स को भी डिस्टर्ब करेगा। और फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि जो अदालतें हैं वो रिफॉर्मिस्ट नहीं बन सकती, वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकती। उनका काम पर्टिकुलरली जब क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें यही है कि आपने ये देखना है बेल बनती है नहीं। और खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में कहा था, और काफी दीगर जजमेंट्स भी हैं, कि 1.5, 2, 3 सफ़े से ज्यादा की जजमेंट बेल में नहीं अच्छा, होनी चाहिए। 2-3 सफ़े की नहीं से होनी नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये डिस्क्रिशन होती है अदालत की। अदालत से पूछा नहीं जा सकता कि आपने जमानत क्यों दी या क्यों नहीं दी। तो उन्होंने सिंपली अपनी डिस्क्रिशन को, अपने विजडम को, अपने क्रिमिनल उस पे एक्सपीरियंस पे जाके फैसला कर देना है कि जनाब आपको जमानत मिली है, नहीं मिली। तो एनी हाउ इस केस में हमें आगे जाके नजर आएगा कि कुछ उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंसान की असल में जो डिग्निटी है, उसकी जो लिबर्टी है, उसको अगर स्टेट नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो फिर वाकई ही अदालतें स्टेप इन करती हैं, और उसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और हालिया हमने देखा कि नैब जो परफॉर्म करती है, लोगों को अरेस्ट कर लेती है, ह्यूमिलेट करती है, पॉलिटिशियंस को तंग करके ले आती है, और उसके बाद जब मैरिट्स पे बातें होती हैं तो उनके पास कोर्ट में कहने के लिए या एविडेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। इस केस में उन्होंने कहा कि वो तो कनेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन टू यू वेरी क्विकली। अब ऑपोजिशन तो ये क्लेम कर रही है कि इस जिस तरह का फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, इसके नतीजे में अब केस खत्म हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि केस ही खत्म हो जाएगा? नहीं, केस तो जब ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जब गवाहान आएंगे, तो जब वो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो उसकी के ऊपर परखा जाएगा कि केस में क्या है या क्या नहीं है। अभी तक केस चल ही नहीं सका। हाँ, लेकिन इसी जजमेंट में लिखा है कि नैब जोन सा है वो किसी एक तरफ टिल्ट ज्यादा है और रिलंक्टेंट है कि शायद हुकूमती जोन से साइड है, उसको लोगों को उनको भी इन्वेस्टिगेट करे। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि अपोजिशन जो बात कर रही है। राज साहब बहुत शुक्रिया, राज साहब बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ PMLN की तरफ और मैं चलता हूँ आप हुकूमत की तरफ भी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब को सुना, सुप्रीम कोर्ट के पिछले रेफरेंसेस भी आपने देखे। आपकी जमात जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतना कैपिटलाइज कैसे कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन पे जिसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां जो हैं वो बड़ी बज़ाहिरन सामने आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यहाँ अब्बास साहब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बात कर रहे थे कि जजमेंट लेंथी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या उसको 4 सफ़ा का होना चाहिए, ये राइट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है कि वो किसी केस के बारे में क्या अपनी राय देते हैं और कितनी लंबी जजमेंट देते हैं। ये ना हमारा अब्बास से को पूछ सकता, पूछ के जजमेंट देता है, ना मुझसे ना किसी और को, और ना ही कोई ऐसा बड़ा प्रिंसिपल है। जजेस अपनी मुख्तलिफ जजमेंट में मुख्तलिफ बातें जरूर करते हैं, लेकिन अब ये बात पे प्ली ले लेना कि जजमेंट में उन्होंने बहुत लंबी जजमेंट दी है इस बेल एप्लीकेशन में, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि उस बेल एप्लीकेशन के नतीजे में जो जजमेंट आई है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए नैब के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आपने ज्यादा सा पढ़ लिए हैं,
मेरा ख्याल है कि उसके बाद ना इस केस में कुछ रह जाता है, और बड़े सीरियस उन्होंने नैब के ऊपर क्वेश्चन उठाए। उन्होंने इस हद तक गए कि ये इम्पार्शियल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों के लिए वैसे केसेस बना देते हैं, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल जीरो की हद तक है। ये इस वक्त उन्होंने कहा कि ये हुकूमतों को इंजीनियरिंग करने के लिए, हम पहले भी कहा करते थे, हुकूमतें बनाने के लिए, ये इंजीनियरिंग करने के लिए ये नैब का अदारा इस्तेमाल हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान ने नैब को इंजीनियरिंग के लिए आप समझते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही मेरे साथ रुकिए, क्योंकि बैरिस्टर मलिका बुखारी जो है नासिर बैरिस्टर हैं, बल्कि एमएलए भी हैं और पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद की। साद रफीक और उनके भाई के बारे में सबसे ज्यादा गवाही आ गई है कि ये एक फैब्रिकेटेड केस था, एक गलत केस था। सिर्फ उनको सजा इसलिए दी गई है कि उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, या एक वो वोकल मुस्लिम लीग के लीडर थे। सर साहब मेरे साथ रहिए। सर साहब का कहना ये, सर साहब आपका मौकफ आ गया, मैं रिपीट भी कर देता हूं। सर साहब तो ये कहते हैं कि चूंकि इसके अंदर फैक्ट्स आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, और राजा आमिर अब्बास ये कह रहे थे, और जो जस्टिस साकिब निसार साहब की पोजीशन थी सुप्रीम कोर्ट की और आसिफ सईद खोसा साहब की, वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं एक अंडर ट्रायल के फैक्ट्स और मटेरियल चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ एक ऐसी जजमेंट आ गई है जिसने एक तरह से जजमेंट ही दे दी है अंडर ट्रायल केस की। अब इस पर क्या पोजीशन है? थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आला अदालत के जजेस की जजमेंट की बात है, बहुत बावकार जजेस हैं, और राजा साहब तो ये व्यू ले सकते हैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन जब आप वफाक का पार्ट होते हैं, आप वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ होते हैं, तो आप आला अदालत के जजेस के मनसब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे वो मुतनाज़ा बने। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम भी कोई नहीं किया, तो जजमेंट को, लेकिन मैं कहती कि वो कर सकते हैं बात कि उनको ये करना चाहिए तो नहीं, लेकिन हमें ज़रा कॉशन से बात करनी पड़ती है। आई रिस्पेक्ट राजा साहब एज अ लॉयर, ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन मैं इन माई रोल एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने दौरे हुकूमत में देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अदालत के जजेस को सलाम भी पेश किया, आला अदालत के जजेस के वक़ार को बुलंद करने की कोशिश भी की, लेकिन ये वही फ़ैसले मानते हैं जो इनके हक़ में आए। ये ऐसे आला अदालत के फैसलों को नहीं मानते। आपने देखा है मुझे क्यों निकाला की मुहिम में यही शायद खाकान अब्बासी थे, यही साद रफ़ीक साहब थे, जिन्होंने आला अदालत के जजेस को मुतनाज़ा बनाया, उनको पटिशनर के वकील कहा, क्योंकि वो फैसला इनके हक़ में नहीं आया था, वो फैसला गलत था और ये फैसला सही है। ऐसा दोहरा रवैया आप इख्तियार नहीं कर सकते। आला अदालत के जजेस के फैसले का आपको हमेशा एहतराम करना पड़ता है, जो हम बारहा करते हैं, चाहे वो आपके हक में आए या आपके खिलाफ आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि देखें, इस जजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह राजा साहब ने कहा, 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरीके से वो अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे लेके चलते हैं, अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। और ये बिल्कुल आला अदालत के जजेस की पावर के अंदर है कि वो देखें, मुताला करें, क्योंकि वही आइन की सरपरस्ती करते हैं, वही आइन के गार्डियंस हैं, वही आइन की फंडामेंटल राइट्स की तशरीह करते हैं, तो उनके पावर्स में है। देखिए, इसमें उन्होंने एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसको आपने शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस अबूरी हैं, हतमी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये शायद नहीं रस्मन हो गई है बात, तो एक जुमला लिखा लेकिन उन्होंने कह दिया और इसका रेफरेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और ऐसे ही होता है। दूसरी बात यह कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन की। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन से हम भी उस पर यकीन रखते हैं, हम भी कानूनदान हैं, हम भी आइन से वाकिफ़ हैं और हम भी कहते हैं बिल्कुल इसकी तशरीह होनी चाहिए कि लिबर्टी क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है और किस तरह वफाक के ऊपर ज़िम्मेदारी है, इदारों के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि प्रोटेक्ट करें, और हम इससे अग्री करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसकी इंटरप्रटेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जज साहब ने इसके अंदर एक और बात भी लिखी है, ऑनरेबल जज साहब ने, कि देखिए एक नोबल कॉज है, करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, लूट प्लंडर की इन्वेस्टिगेशन करना नोबल क्लॉज है, लेकिन आइन और कानून के दायरों में होना चाहिए। हम भी इस बात से एग्री करते हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि नैब को एज एन इदारा खत्म कर दे, कहीं नहीं लिखा कि वफाक जो है वो इन पावर्स को अनलॉफुली एक्सरसाइज करता है। तो ये इनकी अपनी तशरीह है। जब आपको याद है बनाना केस में 3 मेंबर जज की जजमेंट आई थी, मिठाइयां बांटी थी, वो थोड़ी सी तशरीह में इशू है, इनकी समझ में इस पे मजीद भी बात करें। मैं ब्रेक से पहले चौधरी मंजूर साहब को क्विकली लूं। चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपका बड़ा कलीदी रोल है और जिस किस्म की नेगोशिएशन हो रही है इस वक्त लाहौर में, उस हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर योर क्विक जजमेंट, जो मलिका बुखारी कहती हैं कि ऑपोजिशन जो है वो पिक एंड चूज करती है फैसलों को, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के उनकी मर्जी के होते हैं वो कहते हैं भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो नहीं होते उसको फिर वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं।
नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं हमेशा से बतौर एक वकील भी और बतौर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, इसमें सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ हुआ है नैब के लॉ के अंदर वो गिरफ्तारी का अमल है। आप एक को गिरफ्तार कर रहे हैं इंक्वायरी स्टेज से पहले ही उठा कर ले जाते हैं, फिर एक को इंक्वायरी स्टेज पे, एक को इन्वेस्टिगेशन पे, एक को रेफरेंस फाइल करके और एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं कर। तो जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है लॉ जो, और ड्रैकोनियन लॉ है जिससे डराया जाता है, जिससे किया जाता है, मतलब 10 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब अंदर पड़े, बिहाइंड द बार है, और उन पे केस क्या है 500 अरब से चले थे, अभी उनके सासे उठाकर उन्होंने 4 गुना उसकी कीमत लगाकर उसको 1 अरब पता नहीं कितने का बना दिया। और इनके SAPM एक ने लाहौर में 3 प्लॉट का है जी 7 लाख के हैं, ये कोई नए आए हैं सैयद कासम के, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो वो 3 प्लॉट लाहौर में, आप भी लाहौर को जानते हैं, हम भी जानते हैं, कौन सा एरिया जरा मुझे बता दें कि कौन सा एरिया जिसमें 3 प्लॉट 7 लाख के होंगे। सो ये सबसे बड़ा है। अगर आप, उन्होंने इस फैसले के अंदर ये भी लिखा है कि अगर आपके पास बंदा एक अपीयर हो रहा है, आप उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? नॉन कोऑपरेटिव है क्या नहीं है, वो तो फिर आप उठाकर अंदर डाल देते हैं 90 दिन के लिए, आप पूछते भी नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि आपसे क्या तफ्तीश करते हैं, वो कहते हैं जी वो आते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, कोई पूछता ही कोई नहीं। तो उसके बाद बंदे को आपने तोड़ना होता है, बंदे को जलील करना होता है। और जो उन्होंने ये लिखा कि डिवाइड के एक तरफ और आपका रवैया है दूसरी तरफ, वो बतौर जब हमने नई प्रैक्टिस शुरू की तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि यार ये जजेस या अदलिया को ना एक आंख से सबको देखना चाहिए। तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने कहा एक आंख से ही देखते हैं। जब एक आंख से एक पार्टी को देखते हैं तो वो आंख फिर बंद कर लेते हैं, तो दूसरी को फिर दूसरी आंख से देखते हैं। वो हमने देखा कि जो टेलर मेड फैसले हैं, मसलन आप साकिब निसार साहब के टेलर मेड फैसले देख लें, उन्होंने जो किए, आप अलीमा खान पे देख लें, आप इमरान खान पे देख लें, आप अभी तक देख लें वो जुल्फी बुखारी वाला। देखिए ना, वहां आप कह रहे हैं कि उनसे चीज वो कह रही है मलिका के। बहरहाल इस पर मजीद बात करते हैं, मैं ब्रेक ले लूं कि टेलर मेड फैसलों की जो बात कर रहे हैं। डैम उनका इशू नहीं था, चूज हो गया ना डॉक्टर साहब एक लम्हे के लिए। डैम उनका इशू नहीं था, वो डैम में पड़े। चलो मैं इनसे कहता हूं, आप डैम की काम का जायजा लेने गए थे, उनको साथ ही ले जाते। चलो कोई तो हम कहते कि उन्होंने डैम में कोई काम किया था, चलो उनको साथ ले जाते। तो ये काम ऐसे है। अब सवाल ये है कि बेल मैटर पे ब्रेक में ले लूं चौधरी साहब, ब्रेक में ले लूं, बातें आप दिलचस्प कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक में ले लूं चौधरी साहब, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चाहता हूं कि चौधरी मंजूर साहब अपनी बात मुकम्मल करें। चौधरी साहब, मलिका फिर वो तो ठीक ही कह रही हैं कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं डिफरेंट डिसीजंस के दरमियान। नहीं, पिक एंड चूज का इशू नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं सबसे ज्यादा क्रिटिक हूं। मैं अब्राज ग्रुप का जो आरिफ नकवी उधर उसने आपने कहा टेलर मेड था, साकिब निसार साहब के फैसले आपने कहा टेलर मेड, तो पिक एंड चूज हो गया। मैं हाँ, तो वो तो नजर आते थे कि वो किस तरह से एक साइड को सिर्फ मुकम्मल रिलीफ दे रहे थे और दूसरी साइड को उठाकर वो मैंने देखा फैसला ये करेंगे, कोर्ट के अंदर जंप करते थे। आप कैसे कर सकते हैं? आप तो चलो मैं नहीं करूंगा, तो लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं ना। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, एक मिनट। वो तो लोग दुनिया ने देख लिया कि वो जज साहब की क्या कितनी, और रिटायरमेंट होने के बाद पता चलता है कि कौन क्या था और क्या नहीं था। जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो सबको सलाम हो रहा। मैं सिर्फ एक बात डॉक्टर साहब कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो बेल का इशू है या जो गिरफ्तारी का इशू है, सारा तमाशा ये इस पे होता है। अगर मेरे खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो अदालत गवाहों की मौजूदगी में या जो कुछ आप रिकॉर्ड इकट्ठा करके लेकर जा रहे हैं उस पर मुझे सजा दे दे, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन ये तमाशा करना, पहले किसी को गिरफ्तार करना, उठाना, ये इसके जरिए जो उन्होंने लिखा है कि इसके जरिए बाजू मरोड़ा जाता है और इसके जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, ये सारी होती है इस पे है। बाकी अगर नैब काम करे, सबूत इकट्ठे, उन्होंने ये भी लिखा है ना कि आपकी जरा जो फैसलों के अंदर है वो अपना रेट देख लें, क्या है आपका जो कन्विक्शन का रेट देख लें, तो आप देख लें। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत नहीं होते, आपके पास गवाह नहीं होते, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो आप सिर्फ लोगों को तंग और जलील करना है उसके जरिए। लेकिन चौधरी साहब, उसकी तो वजह यह है कि आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक इंतहाई इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, उसका ह्यूमन रिसोर्स बड़ा कमजोर है, रिसर्च नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, फैक्ट कलेक्शन नहीं है, लिखना नहीं आता ठीक तरह से, उसको फ्रेम ही नहीं कर सकते।
कत्ल तो आखिर होते हैं ना पूरे नहीं, सिस्टम को एक मिनट अब्बासी साहब देखिए, कातिल भी तो कभी साबित नहीं होता। डॉक्टर साहब के सामने कत्ल किया होता है, पूरे मोहल्ले के सामने कत्ल होता है। नहीं ऐसी नहीं बात, नहीं सर ऐसी नहीं बात। हमने मैंने अपनी, एक मिनट अब्बासी साहब, एक मिनट जरा, अब्बासी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में खुद केस देखा है, एक मिनट जरा। मेरी FIR में नामजद लोग रिहा हुए और जो प्राइवेट कंप्लेंट थी इस्तगासा जिसको हम कहते हैं, उस पे लोग सजाए मौत हुए चूंकि एविडेंस वहां पे थी। सो ये नहीं है कि आपके सारा सिस्टम ही ऐसा है। आप केस ये प्रिपेयर नहीं करते, कोई काम नहीं करते। आप अगर आप क्विकली इसको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आप कोर्ट को सवाल पूछने हैं सियासी किस्म के। सेनेटर जावेद अब्बासी गिरफ्तारी का कोर्ट को दे दिया, कोर्ट फैसला करे, अगर कुछ है तो गिरफ्तारी का ऑर्डर करें। जी, जो मुताला जी चौधरी साहब, देखिए बात यह है कि जिस किस्म का बयानिया चौधरी साहब का है, यही बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है कि इनका दोहरा रवैया है। ये पाकिस्तान की आला अदालत के फैसलों को अपने पैराहों पे जो है उसको एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर अपना एक फैसला सुना देते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो इनके हक में आए या ना आए। इससे इनको तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचता है और इनको एज मेंबरान पार्लियामेंट एक्स या करंट ये रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। उसके अलावा आज साद रफीक साहब मैं आला अदालत के जजेस को सलाम पेश करता हूं, लेकिन उनकी एक और स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जहां वो बसद एहतराम आला अदालत के जजेस को चनों की कोई बात करे थे, वो भी पाकिस्तान की आवाम ने सुना। तो ये उनका भी दोहरा रवैया जो है वो आया है पाकिस्तान की आवाम के सामने, और पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं कि एक दो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह अदल के निज़ाम को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात करते हैं नैब की। आ जाइए नैब के ऊपर। 2 साल में हमने नैब की इस्लाह नहीं की, आपने 15 साल मुकम्मल 3 दहाइयां पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। आपका रोल नहीं था कि पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को ठीक करें, नैब को सेनेटर साहब को भी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या आपकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के जो फैसले थे उन्हें दिल से असूली तौर पर कबूल कर लिया? देखिए, एक तो बात यह है कि पीरजादा साहब आपने जरा सवालात उधर ले गए। बहुत बेहतर होता कि जजेस के कंडक्ट को ना आप डिस्कस हमसे करवाएं और ना ये हमारा मैंडेट है और ना हमें करना चाहिए। हम सिर्फ जजमेंट की हद तक अगर आप पूछे तो वो हमें हमारा राइट है कि हम जो भी जजमेंट आए उसके ऊपर जजमेंट की बात कर रहा हूं सर, बसद एहतराम मैं कह रहा हूं कि आप पिक एंड चूज करते हैं, वो यही कह रही है कि पिक एंड चूज करते हैं, तो वो जो फैसले हैं वो लैंडमार्क फैसले हैं। नहीं, आप जरा बात सुन, आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले हैं, साकिब निसार नहीं वो फैसलों, आपने फैसलों के ऊपर आए। दूसरा ये है कि जो यहाँ हमारी मैं फैसले की बात कर रहा हूं, मैं जज साहिबान की बात थोड़ा कर रहा हूं कि रिकॉर्डेड है, मैं कह रहा हूं ये इनको कहें कि ये स्पोक्समैन ना बने सुप्रीम कोर्ट का, ना इनको कोई राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्पोक्समैन बन के ये डिफेंड करें। ये जजमेंट आई थी, मैंने अपने कमेंट्स जजमेंट के ऊपर दिए थे। मैंने कहा जजमेंट के ऊपर जो आला अदलिया है उसने क्या क्या रिमार्क्स दिए थे। मैंने एक एक चीज आपको सुनाई है कि उन्होंने नैब के बारे में ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब जाली केसेस बनाता है, गलत केसेस बनाता है, लोगों की पकड़ियां उछालता है, इनके पास एविडेंस नहीं होती है, ये लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद ये केस बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में इनके पास कोई एविडेंस नहीं होती है, इनका कन्विक्शन रेट 0 है। ये पॉलिटिकल, ये अदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये खास सियासी जमातें जो अपोजिशन की जमातें उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये अल्फाज आए हैं उस जजमेंट के अंदर, और उस जजमेंट के अल्फाज जो है उनके आने के बाद ये बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन इस अदारे के बाद शायद ही आज दुनिया के किसी अदालत ने किसी मुल्क के अदारे के बारे में ये अल्फाज कहे हों। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जब अदलिया ने आपकी बात मान ली हमने, सेनेटर साहब आप सही कह रहे हैं, सेनेटर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसी तरह से जो पहले जजमेंट्स आई आपकी पार्टी के हवाले से, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपने सच्चे दिल से, सदाकत से उन फैसलों की स्पिरिट को कबूल कर लिया है? मैं एक जुमला कह दूं और फिर मैं उस पर आता हूं। हम अपोजिशन पहले भी कह रहे थे कि ये अदारा जो है ये आप नहीं आना चाहते उस पर, आप कहते नहीं आना चाहता, मैं आगे चलता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमें तमाम जजेस साहिबान का एहतराम था, है और रहेगा। जब जजमेंट आती है तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि अगर हमारे किसी जजमेंट के ऊपर हम मुतमईन ना हो तो हम उसकी रिव्यू में जाते हैं, हम फेयर कमेंट्स करते हैं उस जजमेंट के ऊपर। लेकिन जजेस साहिबान के बारे में ना हमने पहले कहा है ना आज करेंगे। हाँ,
साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस से तो हम कहते थे कि साकिब निसार साहब को डैम में नहीं शामिल होना चाहिए, जहाँ साकिब निसार साहब को पिंडी के हलकों में आकर इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी चाहिए, उनको अस्पतालों के विजिट करके हुकूमतों के खिलाफ भाषण नहीं देने चाहिए, उन्हें चीनी और आटे के रेट नहीं मुकर्रर करने चाहिए। ये वक्त उस वक्त भी हम कह रहे थे, वो हमारा उस वक्त भी स्टैंड था। बाकी तमाम जुडिशरी के लिए हमारे दिल में एहतराम है, वो हमारी जुडिशरी है, हम एहतराम करते थे। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। सेनेटर साहब देखिए, सेनेटर साहब देखिए, आप तो एक इंतहाई मॉडरेट शख्सियत हैं, आप तो बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत है आपकी, आप बड़े मॉडरेट शख्सियत है आपकी, आपने यकीनी तौर पे कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए होंगे, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कभी किए होंगे, लेकिन आपकी जमात में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 2017 में 18 में, और वो ज़ाहिर है रिकॉर्डेड है, कैमरे की आंख ने कैप्चर किए। चलें अब इससे आगे चलते हैं। मैं असल जिस चीज़ की तरफ आना चाहता था, क्या वजह है कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की भी बात हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो के बसदे 2 दफ़ा उन्होंने कोशिश की, जुलाई के शुरू में भी बहुत कोशिश की उन्होंने, वो 3-4 दिन के लिए लाहौर में थे, शहबाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, कहा मैं बीमार हूँ, कोरोना का मसला है। अब वो दोबारा आए 19 तारीख को, फिर उनसे मुलाकात नहीं की है, उनके फिर डेलीगेशन से मुलाकात करवा दी उनकी। क्यों नहीं मिलना चाहते शहबाज शरीफ साहब जो हैं जनाब बिलावल भुट्टो को? डॉक्टर साहब ये वक्तन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा एहतराम है, उनसे पहले भी मुलाकातें हो रही हैं, कल भी हमारे वफद की हुई है, आइंदा भी होंगी। आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स कोरोना की मर्ज में हो तो वो ना खुद मिलता है, ना उसे कोई मिलने जाता है, ना मिलना चाहिए, ये हम सबको पता है। और ये ऐसी वो बीमार रहे और अगर उनकी तबीयत ठीक होगी, किसी सूरत में ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि वो मिलना नहीं चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब से बिल्कुल एहतराम है, पहले भी बैठे हम APC में, अब भी बैठेंगे, उनकी जमात के साथ हमारी आज भी मीटिंग थी, हम इकट्ठे आज पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हैं। ये जो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि शायद अपोजिशन की जमातों में कोई इख्तलाफ है या हमारी लीडरशिप के दरमियान कोई मिसट्रस्ट है, इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। हम मुख्तलिफ जमातें जरूर हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं, आइंदा भी लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम मुतहद हैं इस हुकूमत को हटाने में, इस जो शहबाज शरीफ साहब उसको हम उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है गुज़िश्ता चंद महीनों में। किससे जी? चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो से चौधरी साहब मुलाकात की है बिलावल भुट्टो ने? देखिए, जब उनको कोरोना नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि कोरोना है, हम उम्मीद करते हैं कोरोना के बाद वो मिलेंगे, लेकिन जब कोरोना नहीं था गुज़िश्ता चंद माह में, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है कोई? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहले एक सिर्फ छोटी सी गुजारिश करनी है। मैं मलिका बुखारी साहबा का एहतराम करता हूँ, लेकिन क्या मैं जस्टिस मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस जस्टिस मुनीर वाला मान लूँ? मैं नहीं मानता। केस तो फैसला तो हुआ। क्या मैं बेगम नुसरत भुट्टो केस मान लूँ जिसमें मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया? क्या मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का केस मान लूँ? मैं नहीं मानता। क्या मैं जफ़र अली शाह केस मान लूँ? मैं नहीं मानता। ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के बदतरीन केसेस हैं। भुट्टो साहब का रेफरेंस तो अभी भी पड़ा है। मैं तो रोज कहता हूं कि ये अदलिया के माथे का दाग है जिसको धोना चाहिए, या फिर रेफरेंस कबूल करें कोर्ट्स उस केस का। बतौर वकील मैं कह रहा हूं, हम जब रेफरेंस कोर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कोर्ट करते हैं, या उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ उस बुनियाद पर आइंदा भी फैसले दे, वो पहला और आखिरी। क्या मैं मान लूं कि जरदारी साहब को 11 साल जेल रखा गया और कोई जमानत नहीं दी गई, बाद में कहा गया कि यह गलत हुआ, ज्यादती की, हमसे ज्यादती हुई? सो ये चीजें ऐसी हैं जो हमारी तारीख का हिस्सा है और उनको हम नहीं मानते। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि अदलिया सारी चीजों को सामने रखकर फैसले करे। आज आप हुकूमत में है, कल आपको जरूरत पड़नी है, आप लोगों ने कल को जेलों में होना है, चूंकि 17 केसेस KPK के और यहां पे हर वजारत के अंदर एक आपका करप्शन का केस सामने आ रहा है। दूसरी बात देखें, उन्होंने कल लोगों को भेजा, उनके एक सीनियर जनरल सेक्रेटरी थे, इसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो आप ये कह रहे हैं कि कल मैं मौजूद था या जो भी शख्स है कानून वाला, मेरी गुजारिश अपने माइंड एक्सरसाइज करके ही किसी जजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो चौधरी साहब, इसका मतलब है कि हम सब आजाद हैं अदालतों के फैसलों को मानने या ना मानने के। ये बदतरीन फैसले हैं, बनती है ना चौधरी साहब, ये बदतरीन पाकिस्तान की अदालती तारीख के बदतरीन फैसले हैं। और मैं आज भी एक बात कहता हूं बतौर एक लॉ के स्टूडेंट के, अगर अदलिया ठीक हो और अदलिया ठीक फैसले करे तो ना इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे, ना जमहूरियतों में लोग गलतियां करें, ना कोई कोताहियां हों।
सो फैसला किसने करना है? अदलिया ने करने हैं। एक दूसरी जो आपने सवाल किया उस पर मैं वापस आता हूं। देखिए कल मैं मौजूद था उस मीटिंग में, बिलावल भुट्टो से मुलाकात साहब थे, साद रफीक साहब थे और साबिक जी, मैं उसमें मौजूद था कल वाली मीटिंग में। हाँ, सो उसमें देखें शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अगर लेकिन 2-3 चीजें हमने तय कर ली। नंबर 1 कि इस हफ्ते जो है वो हमने अपनी नाम दे दिए, उन्होंने अपने नाम दे दिए, वो कमेटी मिलेगी इस हफ्ते के अंदर ही मिलेगी, इससे पहले मिलेगी, और वो वेन्यू, डेट और टाइम और एजेंडा तय करेगी, और ईद के फौरी बाद एपीसी होने जा रही। तो वो चीजें सारी हो गई। उसमें शहबाज शरीफ साहब की अगर से ठीक होगी और उम्मीद है उस वक्त तक ठीक हो जाएगी, तारीख तय हो गई है एमपीसी, वरना जो भी सीनियर लीडरशिप होगी नहीं वो इसी हफ्ते के अंदर होनी। उसने ये वीक तय हो गया, अब वो आपस में डेट तय करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का सवाल रह ही गया। मलिका बुखारी साहिबा, कितनी खौफजदा है हुकूमत, सारी पार्टीज इकट्ठी हो रही? देखिए डॉक्टर साहब, हमारा जो नज़रिया है वो बहुत मजबूत है। हमारा नज़रिया पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने में है, कानून की बालादस्ती में है, पाकिस्तान की आवाम की आइनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में है। तो हम बिल्कुल भी पाकिस्तान की मईशत, अपोजिशन कहती है इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए अपोजिशन का तो ये व्यू है और ये उनका स्पिन है और ये उनका बयानिया है, हमें हर वक्त उनसे एग्री भी नहीं करना, लेकिन एदाद-ओ-शुमार, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे मंशूर की फुलफिलमेंट बता रहे हैं कि हम ये सारे काम करें। तो हम तो अपने नज़रिए के मुताबिक काम करेंगे, अपना मंशूर आगे बढ़ाएंगे, हम इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। ये ज़रूर इकट्ठे हों, एक्चुअली ये इनकी आइनी राइट है, इनका इस्तेहकाक है, पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर मिले, लेकिन उसका जो मकसद है वो सही होना चाहिए, वो असूली होना चाहिए कि आप क्यों मिल रहे हैं। इनके अंदर सिर्फ एक कॉमनैलिटी है। समझते कि इनका मकसद असूली है मिलना? देखिए बिल्कुल भी नहीं, इनका मकसद पाकिस्तान की आवाम नहीं है, इनका मकसद पाकिस्तान की आवाम की राइट्स नहीं है, इनका मकसद एहतसाब के अमल से बचना है। जब जब इनके खिलाफ एहतसाब का दायरा तंग होता है, ये इस तरह साथ होते हैं, और एक्चुअली जब जब ये साथ बैठते हैं तो आप देखिए आवाम का क्या फीडबैक है। एक दफ़ा सोशल मीडिया पे देखिए कि आवाम के लोग क्या कहते हैं कि जब ये साथ बैठते हैं, और मैं इस किस्म के तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इनको किन अलकाबात से पुकारा जाता है। जब ये साथ बैठते हैं तो हम इनसे नहीं डरते, ज़रूर मिले, लेकिन अवामी इश्यूज़ के ऊपर अपने आप को एहतसाब के अमल से बचाने के लिए ना मिले, आवाम की बात। सेनेटर साहब, आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं एहतसाब के प्रोसेस को रोकने के लिए, बस यही मकसद है आपका अकॉर्डिंग टू मलिका? देखें अभी ये मलाइका बुखारी साहब जो बात कर रही थी, मैंने पूछा कि ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हो, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, जहां ग्रोथ रेट जो है आप देख रहे हैं कि कहां पहुंच गया है, जहां आप देख लें कि इन्होंने जो दावे किए थे उनमें एक चीज के लिए भी राइट डायरेक्शन में ये कदम नहीं उठा सके। तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल इस वक्त हुए हैं, वो चीनी का हो, आटे का हो, वो मेडिसिन का हो, और अभी पेट्रोलियम का हो, और फिर अपने क्रोनीज बैठे हुए हैं जिनके बारे में लोग रोज बातें करते हैं कि एक क्रोनीज का रोज केसेस निकल रहे हैं जो कैबिनेट का हिस्सा है। एक डायरेक्शन भी सीधी अगर की होती पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अदारों को बेहतर बनाने के लिए, ये कहते थे कि हम रिकॉर्ड लेजिस्लेशन लाएंगे, हम अदारों को आकर ठीक करेंगे। मुझे बता दें कि कौन सा एक काम इन्होंने किया है जब पाकिस्तान की आवाम अब इनसे तंग आ चुकी है। हमने 2 साल इनको दिए, 2 साल में हमने इनके हुकूमत हटाने की कोशिश नहीं की। आज भी कोई कानूनी गैर आईनी तरीका नहीं करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम इनसे सख्त तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाई जाए। आप अपोजिशन पे लाजम है कि वो लोगों को रिलीफ लेने के लिए कोई ना कोई अमल देकर आगे बढ़े, क्योंकि जिस तेजी से पाकिस्तान की आवाम इनसे मायूस हुई है वो तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान के लोगों को कोई रिलीफ दे सके, अदारों को मजबूत कर सके और इस मुल्क को इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ा सके। चौधरी मंजूर साहब, अगर आपकी भी जमात का और आपका यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अवाम इनसे तंग आ चुके हैं, तो ये डिटर्मिनेशन आप लोगों ने कैसे की है? इस डिटर्मिनेशन के लिए तो इलेक्शन होते हैं। नहीं देखें ना डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं, ये अगर इनके पेड लोग बैठकर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी करें, आप सोशल मीडिया के चुंगल से निकलकर जरा अवाम में जाएं। इन्होंने चीनी जो है वो 50 से उठाकर 90 कर दी है, आटा लाहौर में 68 रुपए किलो बिक रहा है, दुनिया में तेल को पूछता कोई नहीं, इन्होंने 100 रुपए कर दिया है। अब बाकी दालें, घी, आप आम आदमी जो रोज चीजें खरीदता है जरा उससे पूछें। नौकरियां देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा था, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। घर देने आए थे, घर गिरा दिए हैं।
जो कुछ इन्होंने कहा था उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं, बिल्कुल उलट कर रहे हैं। और जरा मोहल्लों में, गरीब आबादियों में, आम जो लोग हैं उनका गुजारा नहीं हो रहा। जरा आप अपने ये जो कैमरा मैन है उससे पूछे ना, जब ये पेट्रोल डलवाने जाता है इसकी तनख्वाह, इसकी जेब कैसे काटी गई, या इसका क्या हाल है। तो इन लोगों ने फैसला करना है, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। और इस वक्त ये वजूहात है जिसकी वजह से आप मैंने कल भी बात की, मैं एक फिक्रा मुझे डॉक्टर साहब कहने दी, मैं सिर्फ इतना कहना, मैंने कल वहां पे कहा है कि अगर सियासी पार्टियों ने अपना रोल अदा न किया तो लोग अब इंतजार नहीं करेंगे। लोग इस अजाब से छुटकारा चाहते हैं, लोग फिर आपका इंतजार किए बगैर बाहर निकल जाएंगे और ये मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इस वक्त की कैफियत ये है डॉक्टर साहब, आप जरा किसी से पूछकर तो देखिए। मलिका बुखारी साहब, जगह पे जाकर ऑपोजिशन मसलसल ये कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब खास करके, जी बिल्कुल मैं आपका मौक़िफ़ ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि चीनी हो, आटा हो, घी हो, जॉब्स का मसला हो, घरों का मसला हो, हालात इस किस्म के हो गए हैं कि अगर ऑपोजिशन आपकी हुकूमत के खिलाफ खुल के स्टैंड नहीं लेगी तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, उससे मिलती जुलती बात जो है अभी चौधरी मंजूर साहब ने भी। देखिए, जब आप एक 2 पार्टी सिस्टम के अंदर फंक्शन करते हैं और आप हमेशा निज़ाम को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, माजी में क्या हुआ है कि इनके हमारे एक वज़ीर ख़जाना थे, इनकी पार्टी से जो अब मफरूर हैं, उनके असासों में 800% इंक्रीज़ हुआ। 800%। सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत में जमा कराए उन्होंने जब डिटेल्स, तो ये उनका इंक्रीज़ था। पाकिस्तान की आवाम गरीब हुए, ये हमेशा अमीर हुए। $26 मिलियन की करप्शन का जो इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ की फैमिली के ऊपर, टीटीज़ की लंबी दास्तान है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के कभी भी असासे उनकी आमदन के मुताबिक नहीं थे। तो पाकिस्तान की आवाम बतदरीज गरीब होते रहे, ये अमीर होते रहे, ये माजी है। इदारों पे आ जाइए, पाकिस्तान का हर इदारा, खसूसन 7 ऐसे इदारे थे जब हम हुकूमत में आए तो 750 अरब खसारे में थे, ये इनकी एहलियत है। PIA को देख लिए 3 अरब खसारे में, आप स्टील्स मिल को देख लिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में आए तो 10 अरब मुनाफे में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में 2015 में बंद हो गए और उनको तवातर से हम अरबा रुपए देते रहे एम्प्लॉइज़ को एक बंद मिल को चलाने के लिए। ये तो आपकी हिकमत अमली थी। मईशत पे आ जाइए, हमारा ज़्यादा था, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। देखिए, ये एक देखिए नंबर्स की जो फजिंग है ना, उसके तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। उसके अलावा GDP जो है वो एक अलोन डिटर्मिन करता है कि आपका जो इकोनॉमी है उसकी मईशत की क्या हालत है। करंट अकाउंट एक बड़ा अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर है। बता दें कि इनके दौरे हुकूमत में हमारा करंट अकाउंट खसारा क्या था। डॉक्टर साहब 20 अरब देके गए थे, हमने अपनी हिकमत अमली से उसको $3 के ऊपर लेके पहली दफा मईशत के अंदर तवाज़ुन पैदा हुआ। तो ये एदाद-ओ-शुमार पे बात करें, 2 मिनट में पे बात करें, ऐसे आवाम को एक बॉटम लाइन आपकी क्या है कि ये मसाइल, जी सेनेटर साहब, बॉटम लाइन ये है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन आवाम इनको परख चुके हैं, इनको रिजेक्ट भी कर चुके हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक तो सिंध के अंदर सुकड़ के छोटी पार्टी बन गए, एक को पंजाब की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वेट क्यों नहीं कर रहे 5 साल के लिए? लग गई है, ये सिर्फ बातें कर सकते थे डॉक्टर साहब सिर्फ 2 फिक्रे मुझे, बातों की वजह से आज इनकी कर्तव्य जो है। डॉक्टर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या आउटकम आप देखते हैं इस साल पार्टी कॉन्फ्रेंस का, इसके एजेंडे का? कुछ आप समझते हैं इसका नतीजा निकल पाएगा? क्या चीज यार्डस्टिक होगी कि कामयाब हुई है पार्टी? बिल्कुल निकलेगा, एपीसी ना बिल्कुल निकलेगा, चूंकि अब प्रॉपर टाइम आ गया है। दूसरा मुझे कहना है कि कल वाले फैसले में कहा है कि बदनुमा माजी मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया, छोटे लोगों को मुंतखब करवा के उनकी नश्व नुमा करके उनको आम ओहदों पर बिठाया गया है। सो मैं ये कहता हूं कि उसका बेंचमार्क ये है कि अब फैसला अपोजिशन को करना होगा और ये अब होना है। इन्होंने तो अपने इत्तेहादियों, इनका तो कोई इत्तेहादी इनसे खुश नहीं, PTI के MNAs खुश नहीं है, तो बाकी के लोग क्या खुश होने हैं? सो इसलिए ये फैसला बात चुकी है, वक्त हमारा खत्म हो गया। आपने सब तो सुना, तीनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना, लाज़िमी फैसला आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।